गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद सिंह यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी श्रृंखला कॉमन एरर्स को आगे बढ़ाते हुए कॉमन एरर्स पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। कल हमने पार्ट ए पे डिस्कस किया था, पार्ट फर्स्ट पे डिस्कस किया था, आज कॉमन एरर पार्ट 2। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम इस मिसलेनियस कॉमन एरर के माध्यम से पूरे ग्रामर का रिवीजन करेंगे। इसको कहते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है या जो कुछ ग्रामर जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो बने रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास करूँगा आप लोग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चले। ठीक है, तो बिना वक्त जाया किए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए और देखिए, समझिए इस पार्ट में कहाँ पे गलती है। ठीक है, करना क्या है आपको, ये जो सेंटेंस है ये आपके 4 या 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आए हुए हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। ठीक है, इस एक पार्ट में कहीं न कहीं एरर है और एरर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यदि आपको समझ में आ रहा है कि पार्ट ए में एरर है, तो पार्ट ए में जो अगर एरर है तो आपका आंसर जो होगा वो पार्ट ए होगा। ठीक है, ए होगा, और वो आपको यही पता करना है कि अगर एरर है तो आखिर में एरर क्या है। ठीक है, यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस वही करना है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन हिमसेल्फ एंड ट्राई हार्ड ही विल नॉट लर्न स्विमिंग और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इसको आप ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है, अनटिल, ये इसका सेंस कहने का ये हो रहा है। ठीक है, ये कहना ये चाहता है, सेंटेंस कहना ये चाहता है, अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन, मतलब जब तक उसके अंदर क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन हिमसेल्फ एंड ट्राई हार्ड, और परिश्रम नहीं करता, ही विल नॉट लर्न स्विमिंग, वह जो है क्या नहीं सीखेगा, स्विमिंग या कुछ भी नहीं सीखेगा, फॉर दैट मैटर, इस मैटर के कारण। ठीक है, मतलब उसके पास अगर डिसिप्लिन खुद में नहीं होगा, जब तक उसके पास डिसिप्लिन खुद में नहीं होगा और वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, ना स्विमिंग सीख पाएगा ना कुछ भी सीख पाएगा, इस रीज़न के वजह से, इस मैटर के वजह से। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शन जो है ए है, पार्ट ए में गलती है। ठीक है, कहाँ पे पार्ट ए में गलती है, इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे आपका नॉट नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, आप इस पार्ट को 2 तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, एक पहली चीज़ है कि जो अनटिल होता है वो खुद नेगेटिव सेंस लेता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं, तो जब तक नहीं, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे जब तक नहीं का सेंस हो रहा है, नॉट 2 बार मिल गया, सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और नॉट का मतलब नहीं, तो आपको यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से नॉट को हटा देते हैं तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे अनटिल को हटा दीजिए, अनटिल को हटा के आप क्या कर दीजिए, इफ़ कर दीजिए। अगर आप अनटिल को हटा के यहाँ पे इफ़ कर देते हैं तो, और नॉट को रहने दीजिए, और नॉट को आप जो है यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे आप अनटिल को हटा के यहाँ पे आप जो है इफ़ कर दीजिए। दूसरा तरीका आपका ये है। ठीक है, अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। सेंटेंस जैसे है वैसे लिख के इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है,
एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम में। तो मतलब समझ लीजिए एग्ज़ाम वालों का ये एग्ज़ाम जो लेते हैं एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि जब दो घटनाएं फ्यूचर में हों, ठीक है, जब दो घटनाएं फ्यूचर में हों, जो कंडीशनल क्लॉज होता है जिससे कंडीशन बताया जाता है वो जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है, और दूसरा क्लॉज जो होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन जो लिखा, अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन जो लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, कंडीशन बताया जाता है। आप अनटिल, अनलेस, इफ़, इनके माध्यम से आप क्या बताते हो कंडीशन बताते हो। तो ये क्या बता रहा है आपको, कंडीशन बता रहा है। कंडीशन बता रहा है तो ये जो है किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, ही के साथ डज लगा हुआ है। और दूसरा जो क्लाउज आपका शुरू हो रहा है ही विल नॉट, यहाँ पे जो विल लगा हुआ है ये सही है। आपके क्वेश्चन में क्या करेगा एग्जामिनर, दूसरा तरीका ये हो सकता है, दोनों क्लाउज में आपको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर देगा, ठीक है, फ्यूचर का प्रयोग कर देगा। तो याद रखिएगा जो कंडीशनल क्लाउज होगा, ठीक है, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ गया कमेंट बॉक्स में जाके इसमें कमेंट करिएगा जो है, ठीक है, और जो भी हो सकेगा हम जो है प्रयास करेंगे आपके डाउट को दूर करने का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीपल हु एंजॉय दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपनी। अब इसको ध्यान से समझिए, कहाँ पे गलती है, किस पार्ट में गलती है, हमें इसे सही करना है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखते ही कर दोगे, इसमें कोई मतलब थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे जो है इसको आप सही कर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पीपल हु एंजॉय, लोग, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, पीपल हु एंजॉय, पीपल जो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब मौज मस्ती करते हैं। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस तरह की क्रियाकलाप का, कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपनी, हो सकती है, बहुत ही लाभदायक हो सकती है कंपनी के लिए, ठीक है। कहने का सेंस आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो गलती है वो आपकी पार्ट बी में है। यहाँ काइंड के बदले आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा काइंड्स। बिकॉज क्यों, देखिए दो, पहली चीज़ है यहाँ पे दीज लगा हुआ है, दीज लगा हुआ है, दीज लगा हुआ, दीज क्या है, प्लूरल है। जो प्लूरल, अगर आप प्लूरल यहाँ पे है तो यहाँ पे आप काइंड्स दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पीपल है, ठीक है, पीपल ही तो दीज इस काइंड एक्टिविटी का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। पीपल भी यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए ये जो काइंड्स है वो काइंड जो है क्या है, वो काइंड्स में चेंज हो जाएगा। अगर आप काइंड के बदले काइंड्स कर दोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है, ये सेंस देना चाहता है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी, मतलब आवश्यक एबिलिटी, मतलब योग्यता होने के बावजूद, हैविंग मतलब होने के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, होने के बावजूद ही कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो सका। सेंस आपका ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नोटबुक और पेन लेके बैठिए साथ में, जो जो रूल आ रहे हों उनको आप लिखते चलिए, सेंटेंस लिखिए, उसके नीचे रूल लिखिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं होता है, डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं होता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सही क्या होगा, डिस्पाइट हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। अगर ये रहेगा तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइए फिर फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली दिस कंफ्यूजन वुड हैड बीन अवॉइडेड। समझने का प्रयास करिए, उसको करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ साथ चलते हैं।
ये समझ लीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है। ठीक है, कम से कम पता नहीं कितनी बार पूछा है, कितनी बार रिपीट किया। बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। ये सेंटेंस ये कहना चाहता है, ठीक है, पहली चीज़ का मतलब समझिए आप, हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली, यदि आप जो है क्या कर दिए होते, अपने चॉइस को, ठीक है, अपने चॉइस को, अपनी वरीयता को क्या कर दिए होते, क्लियरली स्पष्ट रूप से क्या इंडिकेट कर दिए होते, बता दिए होते, सूचित कर दिए होते, इंगित कर दिए होते, किसके, अपने चॉइस को क्लियरली, दिस कन्फ्यूज़न वुड हैव बीन अवॉइडेड, इस कन्फ्यूज़न से क्या हुए होते, बच गए होते, टाल दिए होते, इस कन्फ्यूजन को टाल दिए होते, इस कन्फ्यूजन से बच गए होते। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये पास्ट में क्या कर रहा है, कल्पना की जा रही है पास्ट में क्या कल्पना, यदि ये हुआ होता तो ये हुआ होता। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट में कल्पना, जिसको बोलते हैं कल्पना, सोचना। ठीक है, ख्याली पुलाव जिसको करते हो, यदि ये किया होता तो ये हो गया होता, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यदि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं बोलना हो, ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सेंटेंस को आप ऐसे बोलिएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि आप इस चॉइस को क्लियरली इंडिकेट कर दिए होते तो इस कन्फ्यूजन से बच गए होते। ठीक है, चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हो। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर, अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको याद करिए, एक और रूल है उससे याद करिए। पहली चीज़ है, इस सेंटेंस में आपका जो एरर है वो है आपका पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी में आपके कहाँ एरर है, आपका जो है यहाँ पे हैड के बदले यहाँ पे आपका हैव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहली चीज़ आपको पता है, मॉडल वर्ब जितने हैं, ठीक है, जैसे विल, शुड, मे, माइट, वुड, कुड, कैन, जो भी हैं, जितने मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आपको पता होगा इसका जो है इसका तीनों हेड जो है क्या है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, हैव, हेड होता है, थर्ड फॉर्म है, जो कि आपका यूज़ नहीं होगा वुड के साथ, क्योंकि वुड एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, जो कि फर्स्ट फॉर्म हैव है, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। एक तो स्ट्रक्चर, एक तो ये हो गया रूल, मतलब मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, एक रूल यहाँ पे ये तैयार हुआ आपका। सेकेंड रूल समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपका होता है, जैसे यहां पे लिखा है हैड, ठीक है, यू, हैड यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। सेकेंड जो स्ट्रक्चर आपका है, सेकेंड स्ट्रक्चर आपका होगा, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, दो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे चूंकि हेड से स्टार्ट हुआ है तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, हेड यहाँ पे है, यू, यहाँ पे यू मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में आपका यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर आपका सही है। ठीक है, अब आ जाइए आगे दूसरे क्लॉज में चलते हैं। दिस कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या हो गया आपका, दिस कन्फ्यूजन यहाँ पे जो सब्जेक्टेड कर रहा है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन को क्या बच गए होते, इस कन्फ्यूजन से बच गए होते, इस भ्रम से बच गए होते, तो यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पे दिस कन्फ्यूजन आपका सब्जेक्ट हो गया। वुड जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, और वुड के साथ आपका हैव आएगा, हैव, तो यहाँ पे हेड के बाद हेड के जगह पे हैव करते सेंटेंस सही हो गया होता, और बीन आपका जो है थर्ड फॉर्म है ही। ठीक है, अब दूसरे तरीके से, यदि मान लीजिए सेंटेंस में यहाँ पे इफ करके दिया होता, तो यदि इफ करके दिया होता तो मतलब सेंस तो वही होता सेंटेंस का,
यदि यहाँ पे इफ़ किया होता तो होता सेंटेंस दूसरे तरीके से बोल सकते हो, इफ़ यू हैड इंडिकेटेड। अगर यहाँ पे इफ़ लगता तो यू के बाद हैड आ जाता। इफ़ यू हैड इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली दिस कन्फ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर हम आगे जो है कहीं समय मिलेगा तो इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 को आप देखते रहिए, समझने का प्रयास करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। 5th क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, देयर आर मेनी कंडीशंस इन द रूल विथ विच ही डू नॉट एग्री। कहाँ पे गलती है, कुछ समझ में आया? ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। सेंटेंस आपका ये कहना चाहता है देयर आर मेनी कंडीशंस। क्या है? बहुत सारी कंडीशंस हैं इन द रूल, इस नियम में बहुत सारी कंडीशन है। विथ विच ही डज नॉट एग्री, जिनके साथ क्या हुआ, वह एग्री सहमत नहीं हुआ। ठीक है ना, जिनके साथ सहमत नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस आपका ये कहना चाहता है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे एरर है, देखते ही करिए भाई, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ देखिए गलती है, ये पार्ट सी में गलती है। एक एक पार्ट को देखिए। ठीक है, जैसे एरर खोजना हो, आप देखिए देयर के साथ आर आया है। ठीक है, आर किसके लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे मेनी कंडीशंस प्लूरल है इसलिए आया है। इन द रूल यहाँ पे सही है। विथ विच जिनके साथ। ठीक है, अब रूल के साथ विच का रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। इस तरीके से देखिए, क्या ही के साथ डू एग्री करता है? ही के साथ डू का प्रयोग होता है? बताइए, ही के साथ डू का प्रयोग नहीं होता है। ही के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का। ठीक है, आपको पता होगा, सिंपल प्रेजेंट को याद करिए आप, सिंपल प्रेजेंट को याद करिए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है क्या है? सिंगुलर है, या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, या आपका ही, सी, इट एक्सेट्रा प्रोनाउन है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है? V5। मतलब वर्ब में आप यस या वर्ब में आप एस या ईएस को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ही क्या है? यहाँ पे देखा आपने, ही क्या है? ही सिंगुलर एज ए ट्रीट होता है, तो ही के साथ डज। तो यहाँ पे आप डज कर दोगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही होता। यदि यही सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे प्लूरल रहता, सब्जेक्ट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट रहता, या फिर दे रहता, वी रहता, और रहता, इस टाइप से, सॉरी और नहीं, दे, वी। ठीक है, इस तरीके से कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो यहाँ पे क्या प्रयोग होता? तो डू यहाँ पे सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। One of them forgot to take their bag from the school. No error. ठीक है, याद करिए कल का सीरीज जो कॉमन एरर्स फर्स्ट था, यदि उसको आपने देखा होगा तो आप उसको समझने का प्रयास करिए। वहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेगा इसको सही करने का। ठीक है, कुछ क्लू क्या मिलेगा? उसी कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है, वही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, एग्जामिनर बार बार रूल्स को क्या करता है? उसी रूल्स को क्या करता है? बार बार यूज़ करता है, एग्जाम में बार बार देता है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन जो है परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। एसएससी बैंक्स की यही ट्रिक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते करते आपको रूल्स क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। आप देखते ही क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, कल का देखिए, जो कल की वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज वही कॉन्सेप्ट है, और जो लोग नहीं देखे होंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने कल बोला था आपको क्या, पहली चीज़ ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है इसको समझिए। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहेगा आपके साथ ग्रामर के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। ठीक है, इसके साथ आने वाले दिनों में, अभी तो मेरा धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा। ठीक है,
अभी चूँकि मैं शुरू किया हूँ, सीरीज़ शुरू किया हूँ कॉमन एरर्स की, उसके बाद आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद आपका जैसे हो गया पैरा जंबल जिसको बोलते हैं PQRS, कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। इसको व्यापक स्तर पे हम लोग इस पे कार्य करेंगे। फिलहाल हम ये प्रयास करेंगे कि इस कॉमन एरर के माध्यम से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हो, आप लोग सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें, इसके सेंस को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ देम, ठीक है। अब देम उनमें से एक, फॉरगेट टू टेक देयर बैग, क्या कर दिया, भूल गया, क्या लेना भूल गया, अपना बैग लेना भूल गया फ्रॉम द स्कूल से, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, यदि ग्रामर नहीं भी पता है तो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा आपके पास औजार है, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हो, ठीक है। अब कहा जा रहा वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो अब उनमें से एक, अब ध्यान समझिए, उनमें से एक, अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक, बहुत सारे बच्चे स्कूल में बैठे हैं, अब उनमें से किसी एक की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी एक की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, देम नहीं हुआ, देम नहीं हुआ, आपका सब्जेक्ट क्या, वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वन हो गया, सब्जेक्ट आपका वन हो गया। और वन के हिसाब से आप चलिए, ठीक है, वन के हिसाब से चलते जाइए। जब आप देखेंगे, ठीक है, देखेंगे आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गलती मिलेगा, क्योंकि देयर तो भाई प्लूरल है, देयर जो है प्लूरल पॉजेसिव है ना, दे का देयर होता है, दे प्लूरल है, देयर क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका गलती हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका जो है होना चाहिए हीज, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हीज नहीं, हर भी हो जाना चाहिए, हर भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हर हो सकता है, लेकिन हीज ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वन से जेंडर स्पष्ट नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर जब क्लियर नहीं होता है उस समय हम मैस्कुलिन जेंडर को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए यहाँ पे हीज जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा उचित है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, जो कल का कॉन्सेप्ट था, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बात किया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं, मैंने कहा था वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ जो नाउन या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में है, जो भी हो, जिस रूप में है, वो किस में आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। अब जरा देखिए, वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन दे का देम होता है कि नहीं, दे क्या है, दे प्लूरल है, और देम क्या है, सो देम भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वन ऑफ के बाद जो देम आया हुआ है, ठीक है, वो प्लूरल है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है। तो मैंने ये भी बताया था वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब चूंकि वर्ब यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात है, तो पास्ट में V2 का यूज होता है, तो V2 का यूज हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, ठीक है। इसीलिए वर्ब में आप सिंगुलर होता था, ठीक है। तो जब उसका पजेसिव दोगे, पजेसिव भी तो सिंगुलर दोगे, बताओ आप, पजेसिव भी दोगे तो क्या दोगे आप, सिंगुलर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बस आप तो आज बस इतना ही, धीरे धीरे जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इस पे काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है उठते बैठते सोते जब भी मन करे 20 मिनट समय निकाल के अपना देखिए, ये काफ़ी यूज़फुल आपको होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का जो है समर्थन और सहयोग मिलेगा, धीरे धीरे हम इस पर काम करते जाएंगे और अच्छा देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए लगातार, ठीक है। थैंक यू।